तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है आपका जिस भी प्रकार से मेरे द्वारा मदद की जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है, उस प्रकार से करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अभी जो है बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया था। उसका रीजन था मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। अब जो है वापस से मैं क्लास लेने के लिए आ चुका हूं, तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि प्रवीण सर वापस से आ चुके हैं और राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल पर पुनः अपनी सभी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल जो RSMSSB बोर्ड है उसके द्वारा एक टाइम टेबल जारी किया गया था, जिसके अंदर कई सारी वैकेंसियों की जो है घोषणा हुई थी और उनकी जो एग्जाम डेट है उनके बारे में बताया है कि कब कब कौन से एग्जाम हो सकते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले तैयारी कर रहे थे लैब असिस्टेंट की, किसकी तैयारी कर रहे थे? लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद में LDC की क्लासेस अपने चैनल पर चल रही थी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो LDC की क्लासेस चल रही थी वो लगभग जो है मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है। और इसका जो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाए और बहुत अच्छे से और भी ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जाए, तो उसके लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। तो LDC और लैब असिस्टेंट दोनों का ही कोर्स अवेलेबल है। आप आसानी से जो है कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, अबाउट में दे रखा है, आप लोग सभी डाउनलोड कर लेवे। और आज अपन बात करने वाले हैं संगणक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के बारे में, जो कि कंप्यूटर जिसे कहते हैं उसकी वैकेंसी के बारे में। जैसे ही नोटिफिकेशन निकला है सीईटी का, जो आपके मतलब RMSSB बोर्ड ने टाइम टेबल निकाला है सीईटी एग्जाम के बाद, ग्रेजुएशन और 12th लेवल के रिजल्ट के बाद में, तब से बच्चे बोल रहे हैं बार बार और आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें जो है कंप्यूटर के अंदर भी थोड़ा सा बता दीजिए कि किस प्रकार से तैयारी करें और क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये संगणक की भर्ती अभी पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली हो रही है और मेरे द्वारा कई बच्चों को जो है स्टैटिक्स और मैथ्स का पोर्शन पढ़ाया गया है और बच्चों को सफलताएं भी प्राप्त हुई है। इन्वेस्टिगेटर के लिए भी मैंने स्टैटिक्स पढ़ाई थी, अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और कुछ इशू की वजह से कई सारी प्लेलिस्ट डिलीट हो गई है। अदरवाइज हमने हमारे चैनल पर रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, LDC, लैब असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर और इसके अलावा आपका जो ACF की वैकेंसी आई थी उसके लिए और जो है थर्ड ग्रेड साइंस वगैरह सभी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल थी। लेकिन अब जो है मैं पुनः वापस से नई प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। बात करते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर की वैकेंसी के बारे में। तो इसकी योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन रहती है और इसे फॉर्म को कोई भी विद्यार्थी फिल कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी से भी हो। ठीक है। अब बात करते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको दो पार्ट बेसिकली तैयार करने हैं। एक है आपका जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपका जीके आ सकता है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें जिसमें आती है। और दूसरा पोर्शन रहेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके पार्ट ए के बारे में, यानी जनरल नॉलेज के अंदर क्या पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए आप कौन कौन से सोर्सेज का यूज कर सकते हैं, ये सब भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तो अपने पास में आ जाता है ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से राजस्थान का जो विकास हुआ है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको? तो आपको पढ़ना है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान के बारे में, वेजिटेशन एंड सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, लाइव स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सभी मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस रिसोर्सेस ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन इन राजस्थान। तो ये है आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट। इसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का जो भौतिक रूप से विभाजन किया गया है, वो यहाँ की मृदा, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और यहाँ की वनस्पति। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में आप पढ़ेंगे
खनिजों के बारे में, वन के बारे में, जल के बारे में, पशु संपदा के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी पर्यावरण से संबंधित कोई अगर राजस्थान में स्पेशल स्कीम वगैरह चल रही है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारे इसके अंदर है वे सब भी आ जाते हैं, जैसे कि आप बात करें जितने भी अपने अभ्यारण्य हैं, जितने भी अपने जीव जंतु आलय हैं, जितने भी अपने जो है ये राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि जो मुख्य रूप से जो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ना है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो आपके जो कुटीर उद्योग वगैरह है ना, जो हाथों से बनी हुई सामग्री वगैरह बेची जाती है, उसका जो उद्योग होता है छोटा मोटा, उसके बारे में पढ़ना है। फिर राजस्थान के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है, जो भी विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और जो शक्ति यानी पावर यानी जो विद्युत के अलग अलग सोर्सेस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जनसंख्या राजस्थान की जो है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी लाइव कुछ चीजें चेंज होती है, जैसे कि पशु संपदा के बारे में चेंज होता है, फॉरेस्ट के बारे में आंकड़े चेंज होते हैं, फिर आपके मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इसमें भी कोई एक आधा नया ऐड हो सकता है, इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। और वाइल्ड लाइफ जो है, मतलब आपके जितने भी राष्ट्रीय बाग वगैरह इनके जो उदाहरण है, अभ्यारण्य वगैरह है, इनमें कोई चेंज हुआ हो करंट में तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा पॉपुलेशन आप 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही पढ़नी है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ज्योग्राफी के बाद पढ़ना है हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान के बारे में, यानी राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में पढ़ना है। जिसमें आप देखिए, अब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दे रखा है, इसके अलावा इसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपसे यहाँ पर जो है एक छोटी सी सलाह दूंगा कि आप क्या करें कि इस हिस्ट्री के पोर्शन को अभी एक वक्त के लिए रोकिएगा। कहाँ तक? जब तक ये पूरा पूरा वीडियो नहीं हो जाए, अभी रुकिएगा, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। पहले अपन बात करते हैं फेमस एंड हिस्टोरिकल कल्चरल प्लेसेस जो भी राजस्थान के हैं, यानी जो भी किले वगैरह होते हैं ना, ये दुर्ग वगैरह, इनके बारे में पढ़ना है। फोल्क लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, यानी साहित्य के बारे में, कला के बारे में, ड्रामा यानी नाटक वगैरह, लोक देवी देवताओं के बारे में, फोल्क म्यूजिक एंड डांस के बारे में, यानी कि जो भी अपने लोक गीत और संगीत है उसके बारे में, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यानी मेले और त्योहारों के बारे में, कस्टम्स यानी कि जो भी अपनी महिलाओं की पोशाक है, पुरुषों की पोशाक है, और जो भी ज्वेलरीज वगैरह पहनती है कानों में, नाकों में, वो सब पढ़ना है। फेमस फोर्ट्स जितने भी हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर टेम्पल्स यानी मंदिर, हवेलियां, जैसलमेर वगैरह की जो हवेलियां फेमस है उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान के संतों के बारे में पढ़ना है, सेंट्स ऑफ राजस्थान का मतलब यही है। और पेंटिंग यानी जो चित्रकला है उसके बारे में, और उसकी जितनी भी अलग अलग स्कूलें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। मेजर टूरिस्ट सेंटर जितने भी है, जैसे कि माउंट आबू के बारे में आपको पढ़ना है, जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, ये कुछ ऐसी सिटीज है जिसके अंदर बाहर के टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा घूमने आते हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। और हेरिटेज का कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है, यानी जो देव स्थान वगैरह है राजस्थान का, उस विभाग के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। तो ये है अपने आर्ट एंड कल्चर की बात। बेसिकली बात करें तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि आप राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ करके जाइएगा। इसके अलावा साथ में आपको क्या पढ़ना है, करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा है। जितने भी करंट अफेयर्स है, जो भी आपके समसामयिकी विषय हैं राजस्थान का, इंडिया का, उसके बारे में पढ़ना है। और आप सभी लोग जानते हो कि जो समसामयिकी है यानी करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर लगभग आता ही है। इसलिए मेरी तरफ से एक ही रिकमेंडेशन है कि आप सभी लोग आज से ही डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही रहे आजीवन। आज ही के लिए नहीं कह रहा हूं, और तैयारी कर रहे हो तब तक ही नहीं, आजीवन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उसे बहुत सारी नई चीजें, हमें समाज के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब चीजें सीखने को मिलती है। और हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी रहती है, तभी हम कहीं पर बैठे हो, कहीं पर जो है अगर आपके साथ में कोई शिक्षित लोग बैठे हैं, कहीं आप मंच पर विराजमान हैं, तो अब वहां अपनी बातों को शेयर करने से पहले कुछ फैक्ट के साथ जब आप बात करेंगे तभी आप लोग जो है बोल सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो आप सिलेक्शन, तो देखो एक अलग चीज है, सिलेक्शन की जो जर्नी है वो भी आपके लिए फिर सफल नहीं रहेगी। कई बार जो है फिर लोग आपको ताना मार सकते हैं कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इसको इन चीजों के बारे में नहीं पता, जो बेसिक चीजें हैं।
तो इसलिए आप जो है अपनी करंट अफेयर के लिए तो डेली पढ़ते रहें, और इसके लिए मैं कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप जो है जाकर के यूट्यूब पे 4-4 घंटे करंट अफेयर पढ़ो, नहीं भाई। आप यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें समझ नहीं आती है तो वो देख सकते हो, या जो 10-12 एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो देख सकते हो। उससे क्या होता है कि एक हमारे दिमाग में रिटेंशन पावर जो है वो एमसीक्यू से ज्यादा हो जाती है, तो याद रहेगा। बाकी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और मंथली मैगजीन आप जो है मूमल की पढ़ सकते हो, या इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग आजकल आ रही है, तो वो कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है जीके का पोर्शन, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, और करंट अफेयर तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद में मेजर जहां पर दिक्कत आती है बच्चों को, वो दिक्कत आती है स्टेटिस्टिक और इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक जो है मैक्सिमम चांस है कि वही लोग पढ़ के आएंगे जिनके पास में कॉमर्स रही होगी। इसके अलावा आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों के लिए चलो मैथ तो पढ़ी होगी, और स्टैटिक्स का भी कुछ जो सेंट्रल टेंडेंसी वाले जैसे मीन, मॉड, मीडियन वगैरह होते हैं वो लगभग पढ़े होते हैं। बाकी इंडेक्स नंबर है, टाइम सीरीज है, सैंपल सर्वे है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इनके बारे में साइंस के स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते हैं। तब क्या दिक्कत आती है इसमें, कि ये पोर्शन हम कैसे तैयार करें। तो पहले इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में इस पोर्शन को कैसे तैयार करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो पोर्शन है वो बहुत आसान है। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है डाटा का, वो बहुत आसान चीज है। यानी डाटा का सिलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन कैसे करना है, उनका फिर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उनको टेबुलेशन में जैसे दंड ग्राफ कैसे बनाना है, आयत ग्राफ कैसे बनाना है, पाई चित्र कैसे बनाना है, ये सब, ठीक है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, और जो माध्य विचलन होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है डिस्पर्सन मूवमेंट्स, ये दोनों में सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही आ जाएंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है को रिलेशन, यानी जो संयोजक कहा जाता है इसे हिंदी के अंदर, और रिग्रेशन, ये भी आपका एक टॉपिक रहेगा जिसके अंदर आपको पढ़ना है को रिलेशन क्या होता है, इसके कोफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं, और लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। फिर है डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के लिए आपको जो है कोई आंकड़े दे रखे हो तो उनसे आप जो सैंपल दे रखा है उस सैंपल से आप उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हो उसको बताना है। इसके अंदर कुछ पढ़ना होगा, जैसे सैंपलिंग यूनिट क्या होती है, सैंपलिंग फ्रेम क्या होती है, सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फिर सैंपलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, फिर पॉपुलेशन के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं इसके सैंपल एस्टिमेटर, यानी कि जो आपने सैंपल देखा उसको देख करके आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो उसके लिए कुछ विधियां होती है वो पढ़नी है। सिंपल जो अपना रैंडम सैंपलिंग होता है, सेटिस्फाइड रैंडम सैंपलिंग होता है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है, क्लस्टर सैंपलिंग होती है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में टाइम सीरीज के बारे में पढ़ना है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड पढ़ना है, फिर आप सीजनल पढ़ोगे, साइक्लिक और इरेगुलर वेरिएशंस क्या होते हैं उसके बारे में। इसके बाद में आ जाता है इंडेक्स नंबर, जिसमें आप पढ़ोगे इसके यूज क्या है, टाइप और लिमिट्स क्या है इंडेक्स नंबर की, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेटेड मेथड जो होता है इसका वो पढ़ेंगे, सिंपल और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव्स, इसकी बहुत सारी अलग अलग मेथड है, ये सब मैं बता दूंगा अभी कहाँ से पढ़ने हैं। और ये बहुत आसान चीजें हैं, सिर्फ नाम इनके बड़े बड़े हैं, बाकी बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आप पढ़ोगे तो इजीली ये सब चीजें समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको विटल स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ना है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह है, फर्टिलिटी रेट्स है, मोर्टेलिटी रेट है, यानी जन्म दर है, मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, और पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जो आपकी जनसंख्या में वृद्धि है उसके बारे में। इसके अलावा ये सबसे आसान है और ये रटने वाला टॉपिक है, केवल याद करना होगा इस टॉपिक को। इसके अंदर क्या है, तो स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। तो जो आपके सांख्यिकी पद्धति है और सांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी इनसे रिलेटेड जितने भी आपके ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप हिंदी के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह की जो सिस्टम है, पूरा निकाय कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके संगठन, सॉरी, हाँ, तो जितने भी सांख्यिकी संगठन है इंडिया और राजस्थान दोनों के पढ़ने हैं, वो भी यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया इन्होंने कि कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ना है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग के बारे में, यानी SNA के बारे में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाले यानी MOSPI वाली पढ़नी है। फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के बारे में पढ़ना है। फिर नेशनल सर्वे
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, NSSO के बारे में। फिर रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया RGI, फिर नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, जिसे आप पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में पढ़ना है, जिसने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि जो 2000 के नोट है वो अब जो है प्रिंट करना उन्होंने बंद कर दिया है, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है करंट अफेयर्स के अंदर आपने पढ़ ली होगी। अब सभी चीजें यहाँ नहीं समझाई जा सकती। डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान DEC के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो यहाँ पर ये दे रखी है, इनका गठन कब हुआ ये पढ़ना है, इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, इसका काम क्या है, और ये कौन से आंकड़े जारी करता है। ये 4-5 चीजें अगर आपको पता है तो इनके जो भी एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाले। प्लस इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, प्लस इनके कोई चेयरमैन अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में कौन है वो पता होने चाहिए। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा, आज ही न्यूज के अंदर आया है, CVC सेंट्रल विजिलेंस जो आपका है कमिटी, यानी जिसे अपन कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके जो अध्यक्ष है वो प्रवीण कुमार को बनाया गया है। ऐसे ही सीबीआई के जो नए आपके चेयरमैन हैं वो कौन है, तो वो प्रवीण सूद है। तो ये जो नाम है ये आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि ये अभी अभी चेंज हो रहे हैं। अभी जैसे RBI के अंदर है तो 2000 का मुद्दा अभी बहुत ज्यादा करंट में रहा है, तो आपको इनके गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये पता होना चाहिए। नीति आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था, इसके अंदर जो है कौन कौन सदस्य होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इसका क्या काम है, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर इकोनॉमिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो आपके डिमांड और सप्लाई का लॉ है उसके रिलेटेड बातें करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि जो आज आपने देखा होगा बिजनेस के अंदर ये लोग बता देते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर अपनी GDP इतनी होगी या ये कंपनी इतने ग्रोथ कर सकती है। तो ये किससे पता चलता है, ये उनकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के बेस पर पता चलता है कि हमारी कंपनी अगले साल इतने प्रोडक्ट बेचेगी या हमारी कंपनी अगले साल ये कर सकती है। तो जो डिमांड फोरकास्टिंग यानी भविष्य की जो डिमांड होगी उसके बारे में पता लगाना। फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना अंडर डिफरेंट मार्केट, यानी अलग अलग मार्केट के अंदर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जा सकता है। नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, प्लानिंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो इंक्लूजन होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको राजस्थान की जो इकोनॉमी यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट का इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनसे रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए कि पॉवर्टी के आंकड़े क्या हैं, पॉवर्टी के बारे में जो अलग अलग जो भी समितियां बनी थी जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न जो होती है ना दशमलव भिन्नें, उनके बारे में पता होना चाहिए। परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। रेट्स एंड रेशियो, यानी कि जो आपका अनुपात समानुपात होता है उसके बारे में। दरों के बारे में पता होना चाहिए। एवरेज यानी औसत के बारे में। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, और स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जा सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब पोर्शन जो है मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा भी चुका हूँ, और मैं वापस से आपको जो है अब संगणक के लिए अलग से ये पोर्शन पूरा पढ़ाने वाला हूँ। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो हो चुके हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। फिर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, यानी MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है। अब अगर कई बच्चों के दिमाग में आता है सर एक्सेल में हम क्या सीखें इसमें, तो देखो एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर आपको ये सीखना है कि जो स्टैटिक्स से रिलेटेड क्या चीजें आती है इसके अंदर, यानी जो आंकड़े दे रखे हो उनका अपन टेबुलेशन वगैरह करने में क्या यूज ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या यूज आ सकता है, फिर इनका नेट के माध्यम से क्या यूज कर सकते हैं, हम आंकड़े वगैरह कैसे कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का कलेक्शन करके हम एक्सेल में इसका कैसे यूज कर सकते हैं, वर्ड फाइल कैसे बनाई जा सकती है, इनकी शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है जो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट ए है इसके लिए आप लक्ष्य की जो अच्छी बुक आती है वो ले सकते हो। लक्ष्य की आप चाहे तो संगणक के लिए अलग से आएगी वो ले लो,
अदरवाइज आप लक्ष्य की 2 बुकें आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के नाम से, उसमें से कोई भी जो है आपके इस पोर्शन को देख लेना कि 1 के अंदर ये दोनों पोर्शन है या सेकंड के अंदर, और दोनों में अलग-अलग हो तो दोनों ही बुक खरीद लेना, 500-600 रुपए में आ जाएगी। पर इतनी अच्छी बुकें हैं कि आपको जो है ये कंटेंट एक बार पढ़ने के बाद आप आरएएस का भी पेपर देंगे, तो वो कंटेंट पढ़ने की कहीं पर भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा कंटेंट उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। दूसरी चीज, सर पढ़ तो हम ये इस लक्ष्य में से लेंगे, लेकिन हमारा डाउट ये है कि हम ज्योग्राफी को नई वाली पढ़ें या दूसरी पुरानी वाली। तो देखो अभी आप ओल्ड राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में ही बात करें, यानी ओल्ड के बारे में ही, अभी ओल्ड राजस्थान ही समझें, क्योंकि अभी तक जो नए जिले बने हैं उनका कोई सीमा ज्ञान नहीं है, अभी तक कोई ऐसा बताया नहीं गया है कि कौन सा प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। तो इसलिए अभी से हमें जो है नए जिलों के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर वैकेंसी के पहले आना होता तो आ गया होता, कम से कम इस संगणक की भर्ती में तो अब ये जो है इंक्लूड नहीं होगा, इससे आगे की भर्तियों में होगा तो आगे वाली बातें आगे देखी जाएगी। अब बात आती है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें सर। तो देखो इसमें से इंडेक्स नंबर है, कोरिलेशन है, सैम्पलिंग है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट डिटेल के अंदर इन्वेस्टिगेटर का जो पेपर था उसके अंदर पढ़ा दी है, इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए पढ़ा रखी है। तो इसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च मारना को रिलेशन बाय परवीन सर, आपको ये सभी मिल जाएंगे। रिग्रेशन बाय परवीन सर मिल जाएगा, ठीक है, आपका इंडेक्स नंबर बाय परवीन सर मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ का पोर्शन जो है वो मैं अलग से वापस पढ़ाने वाला हूँ। स्टैटिकल जो सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया और इसकी ये जो आरबीआई नीति आयोग ये सब मैं वापस पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमी राजस्थान की जो है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इनके बारे में मैं वापस पढ़ा दूंगा। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, ये चीजें मैं अब वापस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो पोर्शन ऑलरेडी अवेलेबल है आप उनको अभी देख लो, ठीक है। बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर इनका पोर्शन भी अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हो। खनिज वगैरह आपने देखा होगा कि मैंने रंगीन नोट्स बना बना करके आपको पढ़ा रखा है। अदरवाइज अब आप जो है एक बार कमेंट कर देना कि क्या पूरा तरीके से एकदम नए तरीके से वापस स्टार्ट किया जाए, तो मैं एकदम पूरे नए तरीके से वापस से इस पोर्शन को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, क्योंकि भाई देखो 40-50 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें भूल गया हूँ मैं कि कैसे पढ़ाते हैं, है ना, तो हेल्थ इशू की वजह से, तो हो सकता है कुछ ऐसी कमी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय बाय, मिलेंगे अब से रेगुलर, धन्यवाद।